बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, मौसम की सूरत हाल भी हम आपको बताएंगे, दीगर सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, खबरें भी होंगी और आज के मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होगी। लेकिन हम आगाज़ करेंगे आज की अच्छी बात से। रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, दुआ कब कबूल होती है? वो कौन से औकात हैं और वो कौन सा वक्त है कि जिसमें हम दुआ करें और हमारी दुआ कबूल हो? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो वक्त बताए। एक वक्त आपने बताया कि रात का आखिरी पहर, यानी जब हर तरफ खामोशी होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक्त ज़मीन वाले आसमान पे आकर अपने बंदे की दुआ को सुनता है। और दूसरा वक्त आपने ये बताया कि जब तुम फ़र्ज़ नमाज अदा कर लेते हो तो फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ की जाती है वो भी अल्लाह ताला कबूल करता है। यानी ये दो वक्त हैं कि जब भी हम चाहें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआ को कबूल करे और हमें इसका शौक़ हो और इसकी प्यास हो, तो फिर इन दो वक्तों का ख़ास तौर पर हमें ख्याल करना चाहिए। या तो रात, आधी रात को उठें, तहज्जुद पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, दुआ करें। या फिर ये कि 5 वक्त जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उस नमाज के बाद जो हम दुआ करते हैं, यकीन के साथ दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर सूरत में अपने बंदे की दुआ को कबूल करता है। जी, तो आज की अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर की। अब आज की खबरें अच्छी हैं या नहीं, इसको तो हम डिटेल में जब जाएंगे तभी पता चलेगा। पहली खबर क्या है? बुज़दार की अरकान असम्बली पर नवाजिशात, कुर्सी बचाने के लिए तबादलों की लूट सेल। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बोतल से निकल आया। हॉल रोड पर 3 घंटे तक बिजली बंद। सिटी अथॉरिटी के कैमरों की बैटरियां चोरी, 3 रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। और पीटीआई हुकूमत का अब कौन सा शाहकार है जिसको हमने डिस्कस करना है, प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताएंगे। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं, कज़ाफ़ी भट्ट साहब। खुशामदीद कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आप बताइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। और कुछ नवाजिशात जो हैं हमें नज़र आ रही हैं, जो आजकल सियासी मंजरनामा है। और वर्ड इस्तेमाल किया गया है लूट सेल मेला। सेल देख के तो वैसे ही लोग परेशान हो जाते हैं और ज़रूर उस तरफ जाते हैं जहाँ सेल लगी हो। सेल तो देखे ना, 23 मार्च आ रही है तो 23 मार्च के ऊपर पाकिस्तान सेल भी लग रही है। हाँ, तो ये उस पाकिस्तान सेल का एक हिस्सा है। तो जब सेल लगेगी तो फिर आपको पता है कि हर बंदा कहता है कि हम जो चीज़ दौड़ता है कि यार सस्ती मिल रही है, हाँ, खरीद लें। तो इसी तरह जो है ना, हुकूमत अब पता नहीं जा रही है नहीं जा रही है, दरमियान वाली कैफियत है अभी। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो सूरत हाल है वो तो सबके सामने है। लेकिन ये जो लूट सेल है ना, तो वो जितने भी MPs MNAs है ना, तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं ये बात कि ले लो पैसे, ले लो लगा देना बाद में, तो ठीक है ना, फिर तो लेने देना इनको, इनके तबादले, तकर्रर तबादले। मेरे ख्याल से सुनी इन लोगों की जाएगी। फिर नहीं सुनी किसी की भी नहीं जाएगी। किसकी सुनी जाएगी? तो फिर ये तबादले होंगे, इनमें नवाजिशात किसी पे नहीं होंगी। देखिए, वक्ती तौर पे आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये अगर आप ये कहें कि ये कोई देरपा और कोई उसको कह ले, एक होता है घाटे का सौदा, एक होता है फ़ायदे का सौदा। हाँ। तो अगर आप ये कहें कि ये कोई फ़ायदे का सौदा, तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई फ़ायदे का सौदा है। एक्सपोज हो रहे हैं लोग। मैं आज जरा थोड़ी सी सीरियस सी गुफ्तगू करूँगा, नहीं तो मैं पहले कहने लगा हाँ पंजाबी तो उसी मिसाल सुनिए खोते वाली कि जो वक्त पवे तो बंदा उन्होंने भी तो बस तो वो थोड़ी सी, इसलिए थोड़ा देखिए सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं ना, जितने भी MNAs हैं, MPs हैं, हुकूमत है, अपोजिशन है। अब वक्त जैसे जैसे व्हाट्सएप करीब आएगा ना, तो ये पता नहीं एक एक करके पर्दे उठते चले जाएंगे। पर्दे उठ गए हैं। हाँ। अब आवाम को अपनी आंखों के ऊपर से असल में पर्दा हटाना है। जो उन्होंने खुश फहमी का एक
गलत फहमी का कह लें, पता नहीं कौन कौन सी फहमियाँ जो आवाम ने अपनी आंखों के ऊपर पर्दे डाले हुए ना, उनको उठा लेना चाहिए। उनको मालूम हो जाना चाहिए कि यार कौन लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जिन लोगों ने काम किया है, और कौन वो लोग हैं जो अपने आप को बेच देते हैं और काम भी नहीं करते हैं, वोट वो फिर लेके आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आवाम को अब समझ लग जानी चाहिए। अब ये जो पाकिस्तान लूट से लग रही है, इसके अंदर हर बंदा अपना अपना हिस्सा जो है वो वसूल कर रहा है, हर बंदा। लेकिन बनना क्या है, बनना वही है कि बल्कि आप ये कह लें कि कोच वही है, अब टीम जो है ना वो तब्दील हो रही है, टीम के अंदर तब्दीलियां की जा रही हैं, कोच वही है। लेकिन इन तब्दीलियों से बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाएंगे और बहुत सारों की सुनी भी जाएगी। देखिए, नाराज़गी और राज़ी करना ये काम तो लगा रहता है। असल चीज़ तो ये कि आपने जिन लोगों को राज़ी करना है, अल्लाह पाक की ज़ात तो उसको तो राज़ी रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद जो बंदे हैं उनको राज़ी करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन बंदे किसी भी सूरत जो है वो बड़ा नाशुक्रा बंदा है, हम बड़े नाशुक्रे हैं, हम राज़ी किसी भी सूरत नहीं होते हैं। अभी सिचुएशन जो ये जा रही है, बुज़दार साहब तो अपना अपना कर ही रहे हैं। अब देखें ना, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं। कोई वज़ारत आला का उम्मीदवार है, वो उम्मीद रख रहा है कि हुकूमत शायद उनको वज़ारत आला की ऑफ़र कर दे तो उनकी बात सुनी जाए। फिर तरीन साहब के साथ भी राब्ते हैं, अलीम खान साहब भी मैदान में कूदे हुए हैं। लेकिन ये है कि सूरत हाल जो है वो कुछ इतनी वाज़ेह नहीं है, दोनों तरफ जो है वो पलड़ा बराबर का जा रहा है। मुझे सिर्फ ये आ रहा है कि तब्दीली सरकार जो है हर उस हराम चीज़ को अपने लिए हलाल समझ रही है कि जो उनके दौर के अंदर जो है वो हराम थी। अपोजिशन जो अगर वो करती थी तो अपोजिशन जो है उनके लिए वो उस वक़्त हलाल थी और इनके लिए हराम थी, और वही चीज़ें ये कहते थे। अब वही हराम चीज़ें इनके लिए हलाल हो गई हैं। दूसरी चीज़ ये है ना, आप ये देखें, वक्त का पहिया जो है वो बड़ा जालिम है, बहुत वो पलट के आपकी तरफ आती है, पलट के बिल्कुल। आप ये सारी सिचुएशन देख लें जो इस वक्त क्रिएट हुई हुई है, ये सारी वही सिचुएशन है कि जो पीटीआई अपोजिशन में होते हुए हुकूमत के लिए करती थी। सही, ऐसे ही। ये सारी वही चीज़ें हैं। मैं मिसाल उसकी ये दूंगा कि सियासत इस वक्त घूम रही है, यूं घूम रही है, कभी उधर कभी म्यूजिकल चेयर बनी हुई है इस वक्त। आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद के अंदर धरना हुआ था तो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे थे, और उस वक्त चीन के सदर पाकिस्तान आ रहे थे, और अब हुकूमत दुहाइयाँ दे रही थी कि यार खुदा के लिए कम से कम इतना रिलैक्स दे दें कि चीनी सदर यहाँ पे आ जाए, फिर अब जो मर्ज़ी करते रहे, एक चीन को एक अच्छा मैसेज चला जाए। लेकिन चूँकि हमने नहीं मानना था, नहीं माने। अब वही चीज़ अब आप ये देखें कि OIC के वज़राए ख़ारिजा का इजलास आ रहा है और हुकूमत दुहाइयाँ दे रही है, गालियाँ भी निकाल रही है, साथ साथ जो उसके मुंह के अंदर आ रहा है वो कही जा रही है। अपोजिशन कह रही है असी तो कड़ा में, भाई वो ठीक है, जो आपने किया वो वही करेंगे, लेकिन भुगत कौन रहे हैं इसके अंदर? भुगत रहे हैं अवाम। बिल्कुल सही कहा आप। बड़े कितने यानी कि बुज़दार साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, कितने वज़रा जो है वो टीवी स्क्रीनों के ऊपर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि जी देखें जी, प्राइम मिनिस्टर का ग्राफ बुलंद हो गया है, लोग महंगाई को भूल गए हैं। भाई, लोग महंगाई को नहीं भूले हैं, ना ही आपके प्राइम मिनिस्टर का ग्राफ बुलंद हुआ है। बुनियादी तौर पर आप उस सतह से भी नीचे गिर गए हैं कि जिस सतह पर आपको नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा जी, बुज़दार सरकार जो है वो तो अरकान असम्बली पर नवाजिशात करने की तमाम तर तैयारियां कर रही, लेकिन परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट यहाँ मेरे सामने, इत्तेहादियों का झुकाव अपोजिशन की तरफ अपने बयान पर कायम हो, यहाँ से बड़ी स्ट्रॉन्ग सी वाइब्स आती हैं। बट साहब, है ऐसा या नहीं? देखिए, बिल्कुल है, और मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि अगर आप परवेज़ इलाही साहब को गवर्नमेंट दे दें पंजाब की तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उनके दौर के अंदर चीज़ें आपको होती हुई नजर आई हैं। बिल्कुल, जो प्रोजेक्ट्स चले हैं उसको नून लीग, बड़े प्रोजेक्ट्स और कामयाबी से चल रहे हैं। रेस्क्यू 1112 मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। देखिए, हॉस्पिटल्स के अंदर भी काफ़ी सारी इस्लाहात हुई और बहुत सारे मामला के। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं परवेज़ इलाही साहब, ना तो मेरे वो कोई रिश्तेदार है, ना मेरा उनके साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ है, ना मैं उनकी बीट करता हूँ, लेकिन मैंने एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर बनी देखा कि उनके अंदर सब लोगों को साथ लेकर चलने की सलाहियत है। बिल्कुल, वो सबको साथ लेकर चल सकते हैं। अगर आप पंजाब की हुकूमत उनको दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बहरान से निकल जाएंगे,
भाई आप ऑफर तो करें ना उनको। आप उनके ऊपर तनकीद करें कि 7 बंदों के साथ जो है। अच्छा, सबसे मजेदार वाली बात आप ये देखें, तनकीद कौन कर रहा है परवेज इलाही साहब के ऊपर? ये आपने सही पॉइंट उठाया। शेख रशीद अहमद साहब, जिनकी अपनी एक सीट है। ओ यार, आप अपनी एक सीट है, उनकी तो फिर 7 है। हैं? बिल्कुल सही। अंदाजा लगा रहे हैं आप कि भाई आपकी तो मांगे तांगे की सीट है। हमें पता है, आवाम को भी पता है, लोगों को भी पता है कि आप किधर से आते हैं और किधर से जाते हैं। यूं 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 आप तनकीद किस पे कर रहे हैं? उस बंदे पे कर रहे हैं कि जिसने पंजाब को हकीकतन चला के दिखाया है। और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कोई मुजाहिका नहीं है। परवेज इलाही साहब का जो झुकाव मुझे जो नजर आ रहा है, होना तो वही है कि जो कोच ने चाहना है। लेकिन बहरहाल परवेज इलाही साहब का झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ है। उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि इसके अंदर जो गारंटर है, वो गारंटर कौन है? गारंटर है जरदारी साहब। बिल्कुल, जरदारी साहब। और अच्छा चले, जरदारी साहब अगर ना भी हो तो बड़ा क्लोज रिलेशन उनका दोबारा हो चुका है शरीफ फैमिली के साथ। बिल्कुल। जब शरीफ फैमिली जो है इसी दौर के अंदर मुख्तलिफ के अंदर फंसी थी, तो परवेज इलाही साहब ने उनको रिलीफ दिया। आप हमजा शहबाज का केस आप देख लें कि नैब के अंदर जब थे तो पंजाब असेंबली के अंदर उनको लाने के प्रोडक्शन ऑर्डर पहली दफा इस हुकूमत ने जारी किया, किसी हुकूमत के दौर में नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अलीम साहब को भी उन्होंने रिलीफ दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक वो बंदा तो कम से कम यार इस पार्टी के अंदर है कि जो सबको साथ लेके चल सकते हैं। आपको इख्तलाफात हो सकते हैं उनके साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इख्तलाफात जो है उन इख्तलाफात को एक साइड पर रख के आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो कम से कम आप मेरिट पे कर रहे हैं। खैर, परवेज इलाही साहब कह रहे हैं हुकूमत के 10 से 12 अरकान ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में, वो तहरीक अदम इत्तेमाद वाले दिन सामने आएंगे। तो इसके लिए आप भी अब थोड़ा सा इससे ज्यादा है। अच्छा? वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने खुद कहा कि हुकूमत की तवक्को से कहीं ज्यादा उनके पास, अगर परवेज इलाही साहब ये फरमा रहे हैं तो मैं आपको बताऊं वो सही कह रहे होंगे। देखिए, पत्ते शो नहीं कर रही है अपोजिशन अभी तो कुछ लोगों के नाम सामने आ गए ना। ये तो वो लोग हैं ना जो अंडरस्टूड से हैं, कि जिनके बारे में पता है कि यार ये खिसके हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कई ऐसे लोग हैं, मैं खुद जानता हूँ, जिन्होंने नून लीग को ये कहा कि सर आप हमें, यानी कि ये आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको इस सारे क्राइसिस से बहुत पहले की बात बता दूं, जिन्होंने नून लीग को ये कहा पंजाब असेंबली के अंदर कि आप हमें टिकट का वादा करें, हमारे साथ कमिटमेंट करें, हम आज आपके साथ हैं। मैं खुद जानता हूँ। चलेंगे बट साहब, इसके लिए हम थोड़ा सा फिर इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि इंतजार करवाया जा रहा है। ज्यादा इंतजार वो अब ज्यादा नहीं रह गया, वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो इंतजार करवाया जा रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और मुझे समझ नहीं आ रही ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए कि वही हुआ जिसका इंतज़ार था। पता नहीं लोग इंतज़ार कर भी रहे थे या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग श्योर थे कि ये होने ही वाला है। अब जी मज़ीद आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा इसका, क्योंकि अब ये रूटीन बनती जाएगी। गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, लोड शेडिंग होती चली जाएगी, बिल आपको भारी भरकम आएंगे, और 4-4, 3-3 घंटे तो लाइट बंद रहना कोई बात ही नहीं समझी जाएगी। बट सब क्या कहेंगे? देखिए, लोड शेडिंग तो पहले भी हो रही थी, लेकिन महसूस इस वजह से नहीं हो रही थी, मौसम बेहतर था, मौसम अच्छा था, मौसम। लेकिन बट साहब अब जो लोड शेडिंग होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि लोड इनसे मैनेज नहीं होना और फिर लाइट जानी है घंटों। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कम से कम कोई 2-3 हफ्ते शायद ना हो। हाँ, वो जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो पॉसिबल हो सकता है ना। हाँ। हो सकता है कि 2-3 हफ्ते आवाम की मौजें लगे। देखिए, गवर्नमेंट के खिलाफ तो इस वक्त है ना, और अमूमन ये होता है कि जब इस तरह की कोई क्राइसिस होता है ना, तो गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि आवाम को कोई थोड़ा बहुत जो है ना वो रिलीफ दे दिया जाए, किसी भी शफकत का हाथ रख दिया जाए। जिस तरह शफकत महमूद साहब कोरोना के दिनों में बच्चों के ऊपर शफकत का हाथ रखते थे, छुट्टियां दे दी और बच्चों की मौजें। इस तरह हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, वफाकी गवर्नमेंट जो है वो वहाँ के ऊपर शफकत का हाथ रखते हैं। और वैसे ना सुन तो रहेगा कि यार वैसे थोड़े दिन के लिए लोड शेडिंग फ्री कर दें, जितने दिन क्राइसिस चल रहा है हमारी कोई मौजें ही लग जाएंगी बगैर। बल्कि मैं अब आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, मतलब ये छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी ऐसे ही नहीं, मेरी आपने पूरी बात नहीं सुनी। साथ ये भी कर दें, अगर ये भी कर दें तो सोने पे सुहागा है। ये जितने दिन क्राइसिस रहेगा उतने दिन बिजली फ्री कर दें। नहीं बट साहब, ये बहुत बड़ी ख्वाहिश हो गई। अच्छा? है ये बहुत बड़ी ख्वाहिश हो गई। ऐसे मुश्किल तो कोई नहीं है, हम तो चला रहे हैं। अब ये जिन बोतल से बाहर आ गया है। देखिए, जिन जो है वो ऑलरेडी बोतल से बाहर ही था। हाँ। इसको बोतल के अंदर अब दोबारा नहीं कर सकते। अब ये वो वाला जिन नहीं है
कि जिसको आपको चकमा देके बोतल का पर ये जिन अब डराएगा खूब आपको। देखे डरा तो वो रहा है। हाँ। अब मसला ये है कि मैं कहता हूँ वो खा ना जाए आपको। हाँ, ये सही क्या देखें उसका पेट जो है वो खाली है। हाँ। तो खाली जिनको जब भूख लगती है तो फिर वो सारा कुछ खा जाता है। तो इसलिए लोड शेडिंग के नाम के ऊपर बिजली भी जाएगी, भारी भरकम बिल भी आएंगे, आवाम की जेबें खाली होंगी, वो सारी जो आपकी जो रकम है वो इस जिन के पेट के अंदर जाएगी, तो उसका पेट ऐसे ही भरेगा ना। आप ये तो ना कि इस जिन को आप बंद नहीं कर सकते, किसी भी सूरत नहीं बंद कर सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जी हमने बिजली के मंसूबे शुरू कर दिए हुए हैं। बिजली के मंसूबे तो हम पता नहीं। बट मुझे ये बताइएगा, सर्दियों में ना लाइट आपकी बंद की जाती है और ये कहा जाता है मेंटेनेंस कर रहे हैं, गर्मियों की तैयारी कर रही हैं, लोड मैनेज करने के लिए ये तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं ताकि गर्मियों में सार्फिन को जो है वो लोड शेडिंग का सामना ना रहे। और ये भी इस दफ़ा भी किया गया था। उसके बावजूद अभी तो उस लेवल की गर्मी आई नहीं है तो लाइट जाना शुरू हो गई है। तो आगे फिर हम क्या तवक्को करें? आप आगे तवक्को रखें, बस आगे घबराए ना। नहीं वो तो हाँ, वैसे तो मैं घबराए वाला नहीं कहता, वो माइंड कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर वो आपने कभी वो हाथ वाला पक्का इस्तेमाल किया? शहबाज शरीफ साहब कैंप में लेके बैठे। हाँ, अल्लाह आपका भला करे। क्या आपने याद कराया। मुझे समझ नहीं लग रही कि शहबाज शरीफ वो हाथ वाला पक्का लेके अब क्यों नहीं निकल रहे हैं बाहर। वो वैसे मुलाकातें तो वो बड़ी कर रहे हैं, झुक झुक के मिल भी रहे हैं ऐसे ऐसे करके वो, लेकिन पक्का उनके हाथ में नजर नहीं आ रहा। असल में ना उन्होंने अभी उस लेवल की लोड शेडिंग हुई भी नहीं, उन्होंने डबल फेज लगवा लिया हुआ है। हाँ, ये डबल फेज पहले भी था, मेरे ख्याल में एक आध फेज और लग गया। खैर जो बैकअप है ना, भट्ट साहब शायद सिपरा साहब वाजे कह चुके हैं कि ट्रांसफार्मर्स बिल्कुल ठीक नहीं पड़े, जो चल रहे हैं वो भी बहुत सीधा हैं, नए खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। तो अगर कहीं लोड ज़्यादा ट्रांसफार्मर जल जाएंगे तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि घंटों बिजली गायब रहेगी। और फिर क्या होगा जी, लोग बाहर निकल के जैसे गैस के लिए एहतजाज कर रहे थे वैसे एहतजाज करेंगे वो बिजली के लिए भी। अच्छा नहीं, इसका एक और हल है मेरे पास। अगर आपके पास कोई थोड़े बहुत पैसे हैं या आपका कोई बच्चा सरकारी नौकरी कर रहा है तो थोड़ा सा उसको जिनके बच्चे, आपको तो खैर माशाल्लाह भी छोटा ही है तो मैं सॉरी माजरत, आप ना, मेरा मशवरा उन लोगों का जिनके बच्चे हैं वो ना GR के अंदर घर ले लें किसी तरीके से। बट सब नहीं ऐसे, मैं सही बता रहा हूँ, GR के अंदर जो है वो उस मंसूबे के ऊपर काम बकायदा शुरू हो गया कि वहाँ पे बिजली नहीं जाएगी। की बात कर रहे हैं उन बेचारों के घर 2 बल्ब चलते हैं, पंखा भी बंद हो जाने हैं। किनके? जिन गरीबों की बात हम करते हैं वो कहाँ GR के पास से भी नहीं गुजर सकते हैं। मेरी बात सुने ना, सोलर पैनल का मशवरा तो घुस जाए ना GR के अंदर, घुस जाए ना, बाहर से ठंडी हवाएं लेते रहे, बाहर से ठंडी हवाएं लेते। मेरी बात सुने, देखें अगर आपने बिजली से बचना है ना तो फिर मैं आपको यही कहूंगा, नहीं तो फिर सीधी सिंपल बात। अच्छा, सोलर पैनल वाली ऑप्शन बहुत अच्छी है लेकिन उसके लिए भी आपको पहले अच्छे खासे पैसे चाहिए। एग्जैक्टली इन्होंने सोलर पैनल, मुझे याद है हर गवर्नमेंट ने ये कहा जी कि हम सोलर पैनल को सस्ता करेंगे। सर आपके घर के अंदर एक सोलर पैनल जो है ना वो 3 लाख से स्टार्ट है, वो लाखों रुपए पे बात चली जाती है। अब मुझे बताएं, जिस बंदे की तनख्वाही 20-25 हज़ार रुपया है वो कैसे लगाएगा अपने घर के अंदर? अच्छा चले 20-25 ना भी हो, जिसकी तनख्वाह 80-90 हज़ार रुपया भी है वो भी नहीं लगवा सकता, वो भी नहीं लगवा सकता। तो इसलिए आप ये कहें कि इस जिन को आप बोतल में वापस डालेंगे तो ये मत सोचिएगा। ये तब्दीली सरकार हो, घबराए ना वाली सरकार हो, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या नून लीग की गवर्नमेंट हो या किसी की भी गवर्नमेंट आए, तो ये सिर्फ बातें करेंगे। आपने लेस्को का जो बिजली की तारें हैं, ट्रांसफार्मर्स है, कई दफ़ा आपने कहा, आपने बजट भी रिलीज़ किए कि जी हम इसको चेंज कर रहे हैं, ओवरऑल चेंज हो रहा है। मुझे याद है इन्होंने कहा जी कि हम ज़ेरे ज़मीन लाइनें बिछा रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन के तहत ये काम हो रहा था और मेरे ख्याल से किसी एक शाहराह पर मुश्किल से काम हुआ, इसको पॉसिबल ही नहीं आगे किया जा सका। ब्रेक का कहा जा रहा है, वो आपने कहावत सुनी होगी कि चोरों को भी मोर पड़ जाते हैं। इस पर आते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे जी। जिन्होंने शहर को सेफ रखना है वो अपने आप को सेफ नहीं रख पा रहे हैं। हुआ ये है कि जी सेफ सिटी के जो कैमरे हैं उनकी बैटरियां चोरी हो गई और चोर कौन निकले जी? रिक्शा ड्राइवर। अब पूरे शहर को जिन कैमरों ने सेफ बनाना है वो तो खुद सेफ नहीं है, तो पूरा शहर कैसे सेफ सिटी रहेगा? बट सब क्या कहेंगे? आपने ना प्रोग्राम शुरू होने से पहले जुमला कहा था, क्या?
चोरों को पढ़ के मौत। हाँ, वो मैंने ये कहा था, वो मुझे लगा थोड़ा सा वो मैंने उल्टा भी बोल दिया था शायद। उल्टा तो नहीं बोला था, बोला तो आपने सही था। वो मैं असल में कहना ये चाह रही थी कि जिन्होंने सेफ रखना है वो तो खुद चोरों की जद में आ गए हैं, तो वो तो, पता नहीं, मुझे लग रहा है कुछ खराब हो गया काम। खराब हो गया ना। हाँ, देखे ना, वो वैसे कहा आपने ठीक है कि चोरों को वाकई मौत पड़े। देखो उन्होंने पैसे ही नहीं दिए हैं, पैसे ही नहीं दिए जिनसे आपने कैमरे लगवाए हैं, आपने उनको पैसे ही नहीं दिए हैं, तो फिर यही कुछ होगा ना। मेंटेनेंस आप करते कोई नहीं है। नहीं, रिक्शा ड्राइवर कैसे बैटरियां चोरी करके ले गए? अच्छी खासी हाइट पे कैमरे लगे हैं भट्ट साहब। देखिए, जिसने कोई काम डालना होता है ना वो कर देता है, वो कर देता है। जब आप चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं रखेंगे तो फिर ये होगा। अच्छा, ये वैसे ये सेफ सिटी मैं आज तक समझ नहीं सका कि ये सेफ सिटी कहते क्यों है। सेफ सिटी कैमराज, सेफ सिटी कैमराज, आज तक एक भी सेफ सिटी कैमरे तो कोई इन्होंने मुजरम फड़े सिर्फ चलान ही कीते ने। जो बैटरियां चोरी कर रहे थे वो चोर पकड़ ली है भट्ट साहब है। जो बैटरियां चोरी कर रहे थे वो चोर पकड़ ली, पता नहीं फिर वो किस तरह फड़े गए ने। वैसे हैरत हैगी है कि अच्छा अपने घर चोर आया तो उसको पकड़ लिया है। हाँ। बाकी जिन चोरों को पकड़ने के लिए ये कैमरे लगाए गए हैं जिनकी, उनको नहीं इन्होंने पकड़ा, फिर अपने घर कूदन वाले नु फटाफट फड़ ले। मेरा ख्याल है वो भी खुशकिस्मत ही है कि वो पकड़े गए होंगे, अदरवाइज इनके अंदर कैपेसिटी कोई नहीं है। ये सेफ सिटी कैमरे एवं ही लगाए हुए हैं। मैंने कई बार कहा है कि इसका नाम चेंज कर दें, ई चलान कैमरास कर दें, सिंपल बात। जितने कैमरास रह गए आपका मतलब ये है कि उनसे सिर्फ चालान हो रहे हैं। देखे ना, मुझे बताएं चलान के अलावा क्या इस कैमरों से कभी कोई बड़ा मुल्जिम या रोजाना की आपकी आज की सुपर लीड है, सुपर लीड है, स्ट्रीट क्राइम में 400% इजाफा, डकैती की वारदातें, सड़कों पर राहजनियां। अब मुझे बताएं कितने इस कैमरे की मदद से पकड़े गए हैं। चोरों ने सही जो है ना इनकी बैटरियां बूटियां उतारी हैं। मैं तो कहता हूँ कैमरे भी ला के ले जाते, चंगा वैसे वो किसी से तो फायदा होता ना। बिल्कुल, देखे ना, कोई सेल करेगा तो उसके 4 पैसे तो आएंगे ना, उस बेचारे के घर के गरीब के अंदर जो है वो राशन। अच्छा, पानी आएगा। मुझे ये चोर भी खासे स्मार्ट लगे हैं, जिस तरह हाइट पे कैमरा है और कोई ढकी छुपी जगह पे भी नहीं भट्ट साहब लगे हुए, मतलब मेन शाहराहों पर है। नहीं, मेन शाहराहों के ऊपर से नहीं उतारे होंगे, मैं आपको बताऊं। ये इन्होंने जो छोटी छोटी सड़कों के ऊपर जो छोटी छोटी जगहों पे लगाए हुए हैं ना, जिनको लगा के इन्होंने छोड़ दिया, भूल गए, ये वहां से उतारे गए होंगे। ये मेन सड़कों से आप उतार ही नहीं सकते। रीज़न ये है कि देखें वहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो है, वहाँ पे हर चीज़ के ऊपर लोगों की नज़र है। ये आपने उन जगहों से उतारे हैं, जैसे मुजांग में आप चले जाएं, मुजांग के चौक के अंदर एक लगे हुए हैं, फिर उससे आप थोड़ा सा आगे चले जाएं, उससे आगे भी जो है वो लगे हुए हैं कैमरे। ये उन जगहों से शायद उन्होंने उतारे हैं, ये बड़ी सड़कों से नहीं उतारे हैं। और सेफ सिटी मत कहा करें आइंदा। अगर मैं प्रोग्राम में, मैं नहीं कहती सेफ सिटी, लेकिन लाहौर सेफ सिटी बिल्कुल नहीं है। वो इस वजह से कि इरफान हर रोज हमारे साथ खबरें शेयर कर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम में 400% इजाफा हुआ है। सिर्फ 2 हफ्तों में डकैती की 2039 वारदातें हुई हैं। तो बाकी सेफ सिटी नहीं है, क्योंकि आपके अगर सिटी आपकी सेफ हो तो इस कदर वारदातें हर रोज ना बढ़ती चली जाएं। बट साहब किसने पकड़ना है इन लोगों को जो खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं? सर किसी ने भी नहीं पकड़ना, लोगों ने अपनी हिफाजत खुद करनी है। अगर आप ये कहें कि आप पुलिस के ऊपर तकिया करके बैठ जाए तो मत कीजिए। वैसे तो लोगों ने करना छोड़ दिया है। आप देखें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये 2 हफ्तों का वो दे रहा है, 400 क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम 400। आप दूसरों को रोते हैं, पहले अपना शहर तो सेफ कर लें। बिल्कुल, आपका अपना घर सेफ नहीं है। असल में आपने जब पुलिस फोर्स जो है, आपने इन लोगों के वुज़रा के और बाकी जो चीफ सेक्रेटरी को ले लें, खुद किसी पुलिस वाले को ले लें, आप किसी एसपी को ले लें। अच्छा, एसपी को भी छोड़ें, दूर ना जाएं, आप एसएचओ को या एएसआई को ले लें। आपने देखा उसके साथ कितनी गार्ड होती है, कितनी गार्ड होती है। बिल्कुल, उन्होंने अपने साथ लगाए हुए हैं। 2 AK-47 वाले इस साइड पे फिर रहे होंगे, 2-4 इस साइड पे होंगे, 2-3 पीछे होंगे, एक आगे की जगह खाली। मैं एक एसएचओ की बात कर रहा हूँ, एसपी लेवल पे नहीं गया हूँ अभी, मैं डीएसपी लेवल पे भी नहीं गया हूँ। कहेंगे तो और अवाम बना की के किस्मत ये है कि ना तो वो अपने घरों में महफूज हैं, ना घर की दहलीज पे महफूज हैं, ना उनके कारोबारी मराकज महफूज हैं, ना वो भरी सड़कों पर जहाँ पर सेफ सिटी के कैमराज लगे हैं वहाँ पर महफूज हैं। तो फिर वो अपनी हिफाजत करते रहे, अवाम बेचारी का तो अल्लाह ही जो है वो। ये मुहाफिज नहीं है, ख्वाली मुहाफिज के आखिर पे जो जोए आता है ना, ये वो सिर्फ जोए हैं, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं
कि लोग जो हैं वो खुद वायलेशन पर उतर आए। अगर किसी के हत्थे कोई क्रिमिनल चढ़ जाए तो वो उसको मौके पर ही जो है वो फटर करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर। आप उनकी जमा पूंजी जो है वो बड़े आराम से, एक क्रिमिनल आता है, गन दिखाता है, उठा के ले जाता है। और अच्छा ये भी नहीं है कि उसने कोई नकाब पहना हुआ है, मास्क पहना हुआ है, सीसीटीवी कैमरास के अंदर जो है वो नजर आ रहा है। जिस तो हम हर रोज 1000 दिखाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। मुझे आयशा ब्रेक का कह रही हैं, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इंतहाई अहम टॉपिक है जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है हमारी सलाहियतों को दबा देता है। हर दूसरा बंदा, आज आप किसी से भी मिल लें, कहीं बाहर चले जाएं, आपको अपने ही हिसार में गुम नज़र आता है। सेल्फियाँ कोई ले रहा होता है, कोई बार बार मिरर देख रहा होता है, कोई बार बार अपनी ही तारीफ़ें अपने मुंह से ही बयान कर रहा होता है। मेरे ख्याल से आपकी पर्सनालिटी क्या है ये आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जितना आप अपनी चीज़ों को पोशीदा रखते हैं और लोगों पे छोड़ देते हैं, मेरे ख्याल से उतना वैसे तो आजकल लोग तनकीद करना अपना हक समझते हैं, लेकिन फिर भी जो आपका एक पॉजिटिव रुख है वो खुद ब खुद कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है। लेकिन इसके बरक्स आजकल लोगों का नॉर्मल रवैया क्या है, जहाँ कहीं बैठते अपनी तारीफ़ें खुद बयान किए जाते हैं, ना सिर्फ अपनी खूबसूरती की। अच्छा, खूबसूरती की तारीफ़ें सिर्फ ख़वातीन नहीं, मर्द हजरात भी अपनी खूबसूरती की तारीफ़ें करते रहते हैं। इसके साथ अपनी कामयाबी की, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स के बारे में खुद बहुत बड़ा करके बताना, मतलब खुद पसंदी एक ऐसी बीमारी आजकल बनती चली जा रही है जो मुझे लगता है अंदर ही अंदर आपकी सलाहियतों को दीमक की तरह जो है वो चट करती रहती है। और हमें पता भी नहीं लगता कि ये खुद पसंदी जिसके हसार में हम इतनी बुरी तरह लिपट चुके हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। क्यों हर दूसरा बंदा अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है, हालांकि आपके पास उस लेवल का नॉलेज भी नहीं होता, उस लेवल की आपके पास कामयाबियाँ भी नहीं होती, जो चीज़ें खुद ब खुद आप अपने साथ मंसूब कर लेते हैं और चाहते हैं कि हर दूसरा बंदा आपकी तारीफ़ करता रहे। मुझे ये लगता है ये चीज़ें आपकी सलाहियतों को दबा देती हैं। खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ़ बयान करना आपके ऊपर फुल स्टॉप लगा देता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे नौजवान इस चीज़ के बगैर कोई एक भी मुझे नहीं नज़र आता कि रह रहा हो। यही मेरे ख्याल से एक बड़ी वजह है कि हम पीछे जाते जा रहे हैं बजाय इसके आगे जाने के। तो असल रीज़न क्या है, कौन सी, ये क्या वाकई एक बीमारी है? मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये खुद पसंदी एक बीमारी बन जाती है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं स्टूडियो में, मैं तारुफ कराना चाहूँगी जी, साइकोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर आफिया साहिबा, और अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, यंग मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि हम असल में आज टारगेट कर रहे हैं अपनी यंग जनरेशन को। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अब्दुल्ला, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहिबा से जानना चाहूँगी कि ये खुद पसंदी, अपनी तारीफ़ें बयान करते रहना, अपने आप को शीशे में देखते रहना, सेल्फियाँ तो लोग इस तरह लेते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। डॉक्टर साहिबा, ये बीमारी है कोई? देखें, सेल्फ़ कंपैशन और नार्सिसिज्म दो चीज़ें हैं। सेल्फ़ कंपैशन की हद तक रहना, अपने आप से प्यार करना, अपनी कदर अपने दिल में रखना, अपने लिए सेल्फ़ एस्टीम रखना, सेल्फ़ एफिकेसी रखना, ये बीमारी नहीं है। लेकिन कोई भी बिहेवियर जब एक्सेस में हो जाता है या उसकी थॉट्स बार बार आनी शुरू हो जाती है, वो आपकी डेली रूटीन को अफेक्ट करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एकेडमिक करियर को अफेक्ट कर रहा है, आपकी सोशल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, देन इट बिकम्स अ डिसऑर्डर, और उसको हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर। देखिए, वो एक एक्सट्रीम फॉर्म है। लेकिन जो आजकल आप यूथ की बात कर रहे हैं और आपने एक नॉट दैट यंग पर्सन को बुलाया हुआ अपने प्रोग्राम में, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्पेसिफिकली विद इन दीज 2 years जो पैंडेमिक के थे ना, लोगों के अंदर वो जो हैप्पी हार्मोन्स की कमी हुई, लोग सोशलाइज नहीं कर सकते थे, तो सोशल मीडिया एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था जब लोगों ने एक दूसरे से कनेक्ट किया। लेकिन क्योंकि बच्चों के पास बहुत ज़्यादा टाइम था, वो सेल्फी सिंड्रोम का भी शिकार हुए और वो अपनी वीडियोस भी उन्होंने अपलोड की। टिकटॉक की जो कह लेना कि एक एक्सेसिव बीमारी जो है, क्योंकि जब वो एक्सेस में हो जाता है ना, जब आप किसी पार्क में चले जाएं, आप किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, हर दूसरा बंदा आपको टिकटॉक बनाता नजर आ रहा है। इवन पेरेंट्स जो हैं वो हाथ में कैमरास, मोबाइल्स पकड़े खड़े हैं और बच्चे टिकटॉक बना रहे हैं। हम खुद इन चीज़ों को जो है ना बहुत ज़्यादा फेयर ऑफ मिसिंग आउट आना शुरू हो जाता है। नफ्सियाती बीमारी तब बनती है जब अगला बंदा थोड़ी देर के बाद उसको अर्ज डेवलप होती है कि मैंने कुछ पोस्ट करना है सोशल मीडिया पे।
अब देखिए सोशल मीडिया से वो पोस्ट से क्या होता है कि आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब लाइक्स आती हैं, और मैंने ये देखा है कि बच्चे उन लाइक्स को काउंट भी करते हैं, मेरे इतने फॉलोवर्स हो गए, इतनी लाइक हो गई। अब देखें ये जो इंस्टाग्राम है, अगर हम इस पर रिसर्च देखें तो जितने लोग ज़्यादा एक्सेसिव यूज़र्स हैं, स्पेशली टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स, उनमें ज़्यादा नफ्सियाती बीमारियां हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम। एट टाइम्स जब बच्चे में लो सेल्फ एस्टीम होती है तो वो अपनी सेल्फ एस्टीम को इन्हांस करने के लिए लोगों के लाइक्स और शेयर्स और कमेंट्स को बहुत वैल्यू देती है। तो मेरा ख्याल में घरों में हमारी कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स चेंज होने शुरू हो गए हैं, कोई हमारी पर्सनल इंटरेक्शंस चेंज हो गई। ये पैटर्न्स जो है इस किस्म की नार्सिसिज्म की तरफ, या इसको हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर तो नार्सिसिस्टिक है, लेकिन अंडरलाइन कॉजेज जो हैं, वो बच्चा शायद डिप्रेस्ड है, वो बच्चा अटेंशन गेन करना चाह रहा है जो घर से नहीं मिल रही, वो बच्चा दोस्तों के साथ उस तरह नहीं उठ बैठ पा रहा, उसको वो जो उस्ताद से एक सेल्फ एफिकेसी मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही। इस रीजंस की वजह से वो इस टाइप के हमारे एक्सेसिव सोशल मीडिया यूजेज है। फिर आपने देखा कि पबजी पे लोग बच्चे आ गए, वो भी एक तरह का था, एक कोई भी बिहेवियर एक्सट्रीम होता है तो दैट लीड्स टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और इट कैन बी अ रिजल्ट ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। सही। तो अच्छा जी, अब्दुल्ला से मैं ये जानना चाहूँगी, अब्दुल्ला कैसा लगता है जब कोई आपकी तारीफ़ करता है? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम एक ख्याल जो जनरेट होता है वो ये होता है कि कहीं ये प्राउड ना बन जाए, कहीं ये गुरूर ना बन जाए। और बहुत सारे मौक़ों पर ऐसा होता भी है, जैसे लोग मिलते हैं, उठ कर सलाम करते हैं, तो वो एक माइंड में एक फीलिंग आती है कि मैं तो बहुत सुपीरियर हूँ। तो उसके ऊपर हमेशा कोशिश यही रहती है कि जब तारीफ़ कोई करे तो उसको शुक्रिया कहकर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, क्योंकि अता तो अल्लाह की है, हम तो बस जो कुछ कर रहे हैं। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि तारीफ़ शैतान की ज़ुबान है जो इंसान को गुरूर में ले आती है, लेकिन उस पर अगर हज़रत अली का कॉल ये है कि आपका सबसे अच्छा दोस्त ये जो वो है जो फिर आपको आपकी खामियां बता रहे हैं, आपके जो मुंह पे तारीफ कर रहे हैं वो आपका दोस्त नहीं है। अगर आप असल दोस्त की पहचान करना चाहते हैं तो दोस्त वो होगा जो आपको आपके बैड पॉइंट्स बताएगा कि यहाँ तुम खराब हो, ये चीज़ें तुम्हें ठीक करनी है। उससे अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता। क्यों नौजवान आजकल चाहते हैं कि बस जहाँ पे महफिल में अगर बैठे हैं तो बस मैं हूँ? हर किसी को अटेंशन सीकिंग की एक आदत है, और स्पेशली ये पेंडेमिक के बाद पहले कोई एक दो लोग नजर आते थे, अब तो अगर आप महफिल में बैठे हैं हर बंदा कहता है कि जी कोई अपने बारे में बात करे, नहीं पहले मेरे बारे में बात कर ले। क्यों ऐसा है? अटेंशन सीकिंग की आदत है, और स्पेशली जब सोशल मीडिया इतना आम हो गया तो कंटेंट की वैल्यू भी कम हो गई। हर बंदे के पास एक ऑप्शन है, वो जो दिल चाहे बनाकर डाल सकता है, और ज़्यादातर लोग वही डाल रहे हैं जो उनको अच्छा लग रहा है। सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है इसको कोई देख नहीं रहा। तो वो जब अटेंशन सीकिंग की आदत बढ़ती जा रही है और फिर अटेंशन मिल भी रही है। बहुत सारे लोग दूर दराज गाँवों में बैठकर वेले होते हैं, वो टिकटॉक ओपन करके लाइक शुरू कर देते हैं, तो उनको लगता है कि अच्छा अब तो मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हूँ। तो फिर वो जब कहीं बैठते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अब मुझे वैसे ही अप्रिशिएट करो जैसे एक सॉरी के साथ जो एक अनपढ़ बंदा जैसे अप्रिशिएट कर रहा है कमेंट्स करके। तो वो फिर अटेंशन सीकिंग को अब आई बिलीव अगर इसको कम करना है तो हमें कंटेंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा, एक ह्यूमन नेचर है कि आप खुद अपने आप को पसंद करते हैं, अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कब और क्या क्या सिम्टम्स ऐसे होते हैं जब ये चीज़ बहुत पीक पे चली जाती है और आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है और एक बीमारी की शक्ल धार जाती है, आपको पता भी नहीं चलता? देखिए, थोड़ी बहुत खुद पसंदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो दुनिया भी आपसे प्यार नहीं करती। ठीक है, ये एक नफ्सियात भी है कि हर शख्स को अपने लिए थोड़ी सी अप्रिसिएशन चाहिए होती है, नहीं तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए, वो और डिफरेंट साइकोलॉजिकल उसके अंदर सिम्टम्स आते हैं। कब खराबी आती है? जब आपकी, अगर आप स्टूडेंट है, आपकी एजुकेशनल लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपकी, अगर आप प्रोफेशनल है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ आप इतने इनग्रेन्ड हैं आप लोगों की। लेकिन इसमें एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी साइकोलॉजिस्ट ने 70s में की कि कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो जेलर्स बना दिया, उनको कुछ लोगों को इंस्पेक्टर्स बना दिया, कुछ को प्रिजनर्स बना दिया। जिन लोगों को पावर दी ना, उन लोगों ने दूसरों पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इतनी मेगालोमैनिक टेंडेंसीज में आ जाते हैं। जहाँ शख्स मेगालोमैनिक टेंडेंसीज, ग्रैंडियोसिटी में, देखिए एक बीमारी है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर एक क्लियर कट फीचर है कि वो शख्स समझने लगता है अल्लाह माफ़ करे कि मैं कोई वलीउल्लाह हूँ, खुदा हूँ, कुछ हूँ। वो एक एक्सट्रीम फॉर्म है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने आप पे चेक एंड बैलेंस लगाना चाहिए। कब आपको अपनी सोशल मीडिया इनटेक ऑडिट करनी चाहिए? जब आपको लगे कि आपका बहुत सा टाइम जो आपकी खुद पसंदी वाली चीज़ें हैं, जैसे आपका सोशल मीडिया यूजेज है, आपकी इम्पल्स कंट्रोल ख़त्म होना शुरू हो जाता है।
आप किसी जगह बैठे हैं, आप वो जगह एंजॉय नहीं कर रहे होते, आप कह रहे होते हैं कि मैं इस पर पिक्चर्स लूँ, मैं अपनी पिक्चर्स लूँ और ये करूँ। देखिए हम लोगों का वो एज ग्रुप था कि सेल्फ़ी सीखना, मैंने कोई 14 में मैंने सेल्फ़ी सीखी, वो भी मैं बाहर पढ़ रही थी तो कोई खींचने वाला नहीं था पिक्चर, तो आई लर्न दिस आर्ट ऑफ टेकिंग अ सेल्फ़ी। और इवन के अब मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ, वो कहते हैं सैटरडे की नाइट को अगर आप सोशल मीडिया पे लगाएंगे ना, लोगों के पास टाइम होता है, उसके बड़े लाइक्स आते हैं। अच्छा। तो ये एक डोपामीन रश होता है। डोपामीन इज अ पॉजिटिव हार्मोन, इट्स अ हैप्पी हार्मोन। जब ये रिलीज होता है, जब लाइक्स आती हैं, तो उस बच्चे को या एडोलेसेंट को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमारे माशरे में बच्चों में महरूमी आ रही है। सही। अच्छा अब्दुल्ला, हमें अच्छा कंटेंट शेयर भी करना चाहिए, एप्रिसिएशन भी उस पर लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें समटाइम आप लोगों को सिखा रहे होते हैं, ये एक पॉजिटिव ट्रैक है, लेकिन हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो चीज़ें जो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि आप उससे बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे होते हैं। कोई नौजवान आपको सोशल मीडिया पर हर दूसरा बंदा ये करता नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे ऐसे? अगर कहें तो गलत ना होगा कि अब मकसद की कमी हो गई है। सही कहा। और जैसे अगर हम GPS ऑन करते हैं और हमें पता है कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है, तो हम नहीं देखते कि राइट रोड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट रोड कहाँ जा रहा है, जहाँ GPS कहेगा बस हम जा रहे हैं। मकसद जब हम अपना फाइनल कर लेंगे कोई भी अपनी ज़िंदगी में, तो फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम अपने कंटेंट को, अपनी बात को मजबूत और अच्छा करते जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर नौजवान नस्ल मकसद की तरफ आ जाए और अपना राइट पैशन डिसाइड कर ले, तो वो फिर इन चीज़ों से बच सकते हैं और वो अपना मकाम भी बना लेंगे और उनको तारीफ़ भी मिल जाएगी। लेकिन वो उसके पीछे भागेंगे नहीं। जब तक मेरा मकसद ये था कि 4 लाइक्स आ जाएं, तब तक लाइक्स ही नहीं आए। अब जब लाइक्स का मकसद नहीं है, तो लाइक्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं और वो मुझे एक्साइट नहीं करेगा, क्योंकि मेरा मकसद खिदमत है। तो मैं वो कर एंजॉय भी करूँगा और अल्टीमेटली मुझे वो सारी चीज़ें भी मिलेंगी। बिल्कुल। तो मैं ये अक्सर कहता हूँ मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं कि आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ एंड देन लीव इट ऑन हिम, वो खुद ही आपको सब कुछ अता कर देगा। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब। घर में कुछ माहौल पेरेंट्स बच्चों को ऐसा देते हैं कि बच्चों की बिला वजह तारीफ़ें करते चले जा रहे हैं। वो बच्चे जब कहीं अपनी गैदरिंग में फ्रेंड की जाते हैं या फिर अपने स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, वो वही चीज़ें रिपीट करते हैं, अपनी तारीफ़ें करते चले जाते हैं। मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें आपके घर से ही ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। डेफिनेटली, मैंने भी पहले भी बात की कि पेरेंटिंग जो है ना, इट्स एन आर्ट एंड अ साइंस। हम जब बच्चे को बिला वजह तारीफ़ करते हैं, बिला वजह एक्सेसिव चीज़ें देते हैं और उसकी जिस चीज़ पे क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, कोई गलती है, खामी है, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, ऐसे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली नार्सिसिज्म का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। नार्सिसिस्टिक बंदे की सबसे बड़ी ये बात होती है कि उसको अपने अलावा दुनिया में कुछ नहीं नज़र आ रहा होता, और ये वो उन लोगों में ग्रैटिट्यूड की भी कमी होती है और ये एक पूरा डिसऑर्डर बन जाता है। और ऐसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले बंदे के साथ रहना, उसकी अगर शादी होती है तो लीथल उसका जो पार्टनर होता है ना, वो अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का शिकार होता है। और ऐसे शख्स कई दफ़ा वर्क प्लेस के ऊपर इतनी हरासमेंट करते हैं, इतना तंग करते हैं लोगों को, क्योंकि आपने देखा इकबाल ने भी किस बात पे कहा ना कि ये मैं ख़त्म करें। हमारा दीन भी कहता है कि मैं तो एक डॉट है इन दिस यूनिवर्स, और अगर आप उसके ऊपर ही फोकस करेंगे तो आप और पॉजिटिविटी और जो चीज़ें आपने बताई हैं कि पूरे घर तबाह हो जाते हैं जब आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि कोई मेरी तारीफ़ नहीं कर रहा या मेरी बात को डिनाई कर रहा है, और वाकई ऐसा होता है, उससे आपकी पूरी बेसुकूनी सी ज़िंदगी में आ जाती है। ना आप खुद खुश रहते हैं, ना आप दूसरों को खुश रहने देते हैं। इस बीमारी का इलाज क्या है? जी देखिए, इस बीमारी का ये इलाज है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हमें अपने बच्चों के ऊपर एक तो ये है कि टाइम इन्वेस्ट करें। वी शुड प्रोवाइड देम क्वालिटी टाइम। आई रिमेंबर द टाइम कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ क्रिकेट भी खेलते थे और सारा कुछ। अब देखें कि एक कमरे में, लिविंग रूम में सब बैठे हैं, खाना भी हम एक टाइम पे नहीं खा रहे, हर बंदा अपने मीडिया के ऊपर लगा हुआ है, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। मैंने देखा है कि बच्चे बैठे होते हैं, फ्रेंड्स आए होते हैं, वो अपने सोशल मीडिया पे होते हैं। हमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम था, या हम लोगों को इकट्ठे बैठ के बात करना, प्रोडक्टिव काम करना और इन्वॉल्वमेंट करना बच्चों की, इस टाइप की एक्टिविटीज़ में बच्चों को लाना चाहिए। अच्छा जी, अब्दुल्ला को बुलाने का मकसद ये था। अब्दुल्ला हमें सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, और इस एज में जो हमने टिकटॉक का इस्तेमाल बात किया या हमने सेल्फी क्रेज़ की बात की, बड़े नौजवान नज़र आते हैं। अब्दुल्ला, आपकी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कुछ हमें डिफरेंट नज़र आता है, दूसरों को इसका फ़ायदा भी पहुंचता है, तो ये अपने हाथ में चीज़ें होती हैं कि आप किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करें। लाइक्स वगैरह देखते हैं, व्यूज़ देखते हैं कितने आ रहे हैं? मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे इतना ज़्यादा शौक था लाइक्स देखने का कि मैं हर 2 घंटे पर रिफ्रेश करके देखता था, अच्छा अब 4 बढ़ गए हैं, अच्छा अब 5 बढ़ गए हैं।
और फिर क्या हुआ कि वो मुझे एक जैसे उन्होंने कहा कि मैं भर गई और मुझे लगा अब तो सब कुछ मैं ही हूँ, और अल्टीमेटली वो कम होना शुरू हो गए। हाँ। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ अच्छा नहीं। कैसे एहसास हुआ, रियलाइज कैसे हुआ कि मैं ऑब्वियसली उस पर फिर जैसे डॉक्टर साहबा कह रही हैं आप अपनी फैमिली को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, आप बस फोन पे देख रहे होते हैं कितने लाइक्स हो गए, मैंने अब क्या करना है, आप अपने सारे करीबी रिश्तों से दूर होते जाते हैं। ऐसा तो हुआ? मैं स्पेशली अपने पेरेंट्स से बहुत दूर हो गया था, और फिर उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि अगर इस चीज़ के पीछे भागते जाओगे तो फिर सिर्फ यही मिलेगी और बाकी हर चीज़ से हाथ धो बैठोगे। तो फिर देन आई रियलाइज कि अच्छा नहीं, अब मैं बाकी सारी चीज़ों पर फोकस करूँगा और अल्टीमेटली यही चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और मैंने ये नोटिस किया है, जब आप पैसे के पीछे भागते तो पैसा आगे आगे भागता है, आप लाइक्स के पीछे भागो वो आगे आगे भागेंगे। आप सिर्फ अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन करो और आपका काम है हफ्ते की 2 पोस्ट कर देना, 3 पोस्ट, जो भी आपकी रूटीन है वो कर दें। लेट इट बी ऑन द पीपल, उनको अच्छी लगेगी वो शेयर करेंगे, उनको नहीं लगेगी वो नहीं करेंगे। इवन अक्सर ऐसे होता है कि पिक्चर्स को भी लोग शेयर करते हैं कि वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, और अक्सर ऐसे होता है कि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो को भी नहीं करते। तो वो सोशल मीडिया का एक सिस्टम है, वो चलता रहेगा, आप टेंशन लो ना लो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, अपना काम करें दाद से, ये एक मुझे लगता है। ऐसे लोगों पर जो कि बहुत ज़्यादा खुद पसंदी के आदी होते हैं, कोई तनकीद करे तो वो गुस्सा भी करते हैं, वो एक चिड़चिड़ापन होता है ना, उससे बहुत आगे चले जाते हैं। एग्रेशन, देखिए एंगर होता है थॉट के लेवल पे, एग्रेसिव भी हो जाते हैं, मारना भी शुरू कर सकते हैं। मतलब देखें एक बंदे के जिसके अंदर इतनी खुद पसंदी है, मैं है, उस शख्स का तो वो दीन से भी दूर हो जाता है, उसमें ग्रैटिट्यूड भी नहीं रहता, उसके अंदर जो पॉजिटिव कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स होती हैं वो कम हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स अपनी तबाही की तरफ खुद चला जाता है। आप एक एग्री करेंगी, इस तरह के लोगों का सबसे बड़ा मसला ये होता है वो दूसरों को डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं और समझते हैं कि हर जगह उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जी, ये इर्रेशनल बिलीफ्स आ जाती हैं शख्स के माइंड में कि आई शुड बी लव्ड बाय एवरीवन, आई शुड बी नंबर 1, आई शुड बी द लाइमलाइट ऑफ एवरी एक्टिविटी, और चाहे वो उनका फोकस ना अपनी काबिलियत से भी हट जाता है। मेगालोमैनिक टेंडेंसीज इंसान को उसकी रियल वैल्यूज से दूर। डॉक्टर साहब वक्त मुझे आयशा कह रही हैं बहुत कम है, इस रवैयों से, इस तरह की पर्सनालिटी से हमने बचना कैसे है? देखिए जी, अपनी मीडिया डाइट ऑडिट करें, आप ज़रूर यूज़ करें, आई ऑल्सो यूज़ मीडिया, लेकिन यह कि एक टाइम रख, ऐसे लोगों से अगर वो आपकी लाइफ में और सकिंग है, और मैं कहती हूँ कि ये तो स्ट्रॉ लगा देते हैं, ऐसे लोग आपकी माइंड की पॉजिटिव एनर्जीज ले जाते हैं, आप ऐसे लोगों से दूर रहें। हाँ, अगर आपके घर में कोई ऐसा है तो उसको फिर री-इन्फोर्स ना करें, उसकी बिला वजह की तारीफ़ करके उसको री-इन्फोर्स ना करें। उसके लिए ऐसी बिहेवियरल टेक्निक्स होती हैं, अभी टाइम कम मैं बता नहीं सकती, कि री-इन्फोर्समेंट ना करें और उन लोगों के साथ बिला वजह की जो है वो इंटरेक्शन में इन्वॉल्व ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना करें, नहीं तो वो आपके लिए काफ़ी लीथल हो सकता है। अच्छा जी, आप क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है, आपने कुछ टेक्निक्स हमें बतानी थी, तो आयशा कह रही है हम ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इस पर बात करेंगे। और अब्दुल्ला से हमने पूछना है कि जो ओवर कॉन्फिडेंट हमारे बहुत सारे नौजवान हैं वो भी उनको बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं नौजवानों के लिए? अब्दुल्ला का क्या मैसेज होगा? ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब्दुल्ला से मैं पूछना चाहूँगी, एक होती है खुद एतमादी और एक हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, बड़ा वो बंदे में नुकसान पहुँचा देता है आपको। हर नौजवान हमें क्यों ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है आज? क्योंकि हर किसी की बहुत एक्स्ट्रा तारीफ़ की जाती है, और घर में कहा जाता है कि ये तो मेरा राज दुलारा बच्चा है, ये तो मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। और होता क्या है कि उनको लगता है कि अच्छा अब मैं ही सब कुछ हूँ। और ओवर कॉन्फिडेंस का एक वाक़या आपके साथ छोटा सा शेयर करता हूँ। मैं एक स्टेज पे था जहाँ पर 2500 लोगों ने ऑडियंस में होना था, और मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं तो जो भी कहूँगा अच्छा ही होगा, एंड मैं स्टेज पर जाकर सब भूल गया। और मैं इतना ब्लैंक हो गया कि मेरी टांगें कांप रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैंने करना क्या है। अच्छा। उस शर्मिंदगी के दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई इंसान भी सब कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस हर बंदे को करनी है, और वो कॉन्फिडेंट हो सकता है कि हाँ मैं अच्छी बात करूँगा, लेकिन अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट होगा तो फिर वो अल्टीमेटली गिरेगा ही। तो बेहतर यही ऑप्शन है कि आप 2500 लोगों के सामने या तो रुसवा हो जाए या पहले से सीख ले। तो फिर क्या किया बाद में, जब एक एक्सपीरियंस हो गया उसके बाद अपने आप को चेंज कैसे किया? कोशिश ये होती है कि कहीं पर भी जाना हो तो डिसाइड कर लूँ कि मैंने क्या बात करनी है। कुछ अच्छे वर्ड्स, कुछ पॉजिटिव चीज़ें वो माइंड में सोच लेता हूँ ताकि वहाँ पर जाकर दोबारा ब्लैंक ना हो। बिकॉज जब आप ब्लैंक होते हैं तो आपको इतनी शर्मिंदगी होती है और कुछ समझ नहीं आती, तो फिर अब कोशिश ये होती है कि पहले से थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए और माइंड प्रिपेयर कर लिया जाए, क्योंकि सारी गेम इधर से स्टार्ट होती है। अगर माइंड प्रिपेयर्ड हो तो फिर आप अच्छे से ही बात करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ आप शेयर करना चाह रही थी? हाँ जी, मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ 2 चीज़ें। एक
अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि हमारे अंदर नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज तो नहीं डेवलप हो रही, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी खुद कह लें कि असेसमेंट करते रहना, सेल्फ असेसमेंट, वो जो हम कहते हैं अपना एहतसाब करना चाहिए अकेले एग्जैक्टली। तो सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। जहाँ कहीं आपके दोस्त आपसे दूर होना शुरू हो रहे हों, आपके घर वाले आपसे तंग पड़ना शुरू हो रहे हों, रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे हों, सोचें, 2 दफ़ा सोचें कहीं आप अपने आप में तो नहीं रह रहे, कहीं आपको बाकी लोग कहीं नज़र तो नहीं आ रहे। जब आप दुनिया से, हमारा एक फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप होता है, अगर फिगर आप अपने आप को ले रहे हैं और आपकी ब्राउन ब्लड है और आपके रिश्ते, आपके दोस्त सब आपसे दूर हो रहे हैं और आपकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स भी कम हो रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं शायद खुद पसंदी का जो है शिकार हैं। दूसरी बात है, एक खुद पसंदी वाले शख्स के साथ रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपने उस अपने आप को असर्टिव करना है, एग्रेसिव नहीं करना, उसके आगे लड़ाई नहीं करनी, लेकिन अपने राइट्स को उसके आगे रखना है, क्योंकि वो आपके राइट्स भी वायलेट करेगा। अगर वो आपके राइट्स नहीं करा, आप उसको कहें कि ये बात इस तरह मैंने आपसे की है, अब आप मुझे इसका रिस्पांस दें, क्योंकि वो कई दफ़ा आपकी बात सुनेगा भी नहीं, वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। उसके अंदर नॉन वर्बल अब्यूज़ ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा होता है दूसरों की तरफ, और उनको कई दफ़ा खुद नहीं पता होता। और अगर एक्सट्रीम नार्सिसिज्म है तो मेरा ख्याल में साइकोलॉजिकल हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप साइकोलॉजिकली हेल्दी हैं तभी आप फिज़िकली हेल्दी हो सकते हैं, रेसिप्रोकल है। मेंटल हेल्थ जो है उसके बगैर फिजिकल हेल्थ नहीं है, और देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो मेरा बिल्कुल आपने करना चाहिए, बिल्कुल। ये दिमाग आपका सही रहेगा तो आप सारे के सारे सही रहेंगे। हमारे नौजवानों को मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये दूंगा कि हम लोग हर चीज़ पर बात करते हैं लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन मिस कर देते हैं। आप जितने मर्जी बन जाओ और अगर आपकी जेब में कुछ भी नहीं है तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल ही है। सही कहा आपने। तो एट द एंड ऑफ द डे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पे वर्किंग करें और कोशिश करें कि सीखें कि कमाना कैसे है, लगाना कितना है, री इन्वेस्ट कितना करना है, फैमिली को कैसे सपोर्ट करना है, क्योंकि ज़िंदगी सारी यहीं पर आ जाएगी। और बहुत अच्छे स्पीकर बनकर ही अगर खाली रहोगे तो बहुत बुरा होगा। बहुत सारे एक्टर्स अक्सर भूखे हो जाते हैं। हाँ। तो मैं यही कहूँगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन पे वर्किंग करें, अच्छा पहने, अच्छी ज़िंदगी गुजारें और इन्जॉय करें, खुश रहें और खुश भी रहने दें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम लेते हैं एक ब्रेक और ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम सेगमेंट शामिल करेंगे और मेरे पास हैं मोबाइल जिनके रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओप्पो के आज डिफरेंट मॉडल हैं हमारे पास। तो ओप्पो मोबाइल अगर आपने ख़रीदना है तो सबसे पहला मोबाइल है ओप्पो A7 मोबाइल। 31,999 रुपये में ये मोबाइल आप खरीद सकते हैं। ओप्पो A11 के मोबाइल है 17,999 रुपये का। इसके बाद है जी ओप्पो A31 मोबाइल 22,999 रुपये का। और इसके बाद है ओप्पो A53 मोबाइल। अगर आपने ये मोबाइल खरीदना है 27,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। मोबाइल रेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको कहा था जी मौसम की सूरत हाल हमने आपको बतानी है। लोग शिकायतें करें, गर्मी बहुत बढ़ गई है, लोड शेडिंग होना शुरू हो गई है, तो गर्मी आगे मजीद बढ़ने वाली है। मौसम की सूरत हाल, टुडेज वेदर। फरीहा इस वक्त बाहर मौजूद हैं, हमें बताएंगी मौसम इस वक्त कैसा है और पूरा दिन कैसा रहेगा मौसम। जी फरीहा। अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो लाहौर के मौसम में जो है वो नुमाया तब्दीली देखने को नज़र आ रही है। गर्मी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। तेज़ धूप निकली हुई है और सूरज की जो तपिश है वो बहुत ज़्यादा, जिससे जो दर्जा है वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो दर्जा है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दोपहर के औकात में जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दर्जा जो है वो मज़ीद बढ़ेगा और 35 डिग्री तक जाने के इम्कान बताए जा रहे हैं, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आज शहर में दर्जा है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान बताए जा रहे हैं। अभी मार्च का मिड है, लेकिन जो शहर में गर्मी की जो सूरत हाल है वो इस तरह फील हो रही है जैसे मई और जून की गर्मी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर भर में जो है वो 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन सूरज की तपिश इतनी ज़्यादा है कि ये हवाएं भी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म महसूस हो रही हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कोई बारिश के इम्कानात नहीं बताए जा रहे, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 40% रिकॉर्ड किया जा रहा है। जहाँ पर शहर में एक तरफ जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, मौसम तब्दील हो रहा
रहा है, वहीं दूसरी जानिब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मजमूई तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 165 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो शहर लाहौर के बासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। DHA फेस 8 में 347, जोहर टाउन 200, कोट लखपत 165, जबकि अनारकली बाजार में जो है वो 160 रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है कि एक तो गर्मी से बचना है, गर्मी से बचने के लिए जो है सर को ढांप के रखें, सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि गर्मी से बचा जा सके, और साथ ही साथ फ़ज़ाई आलूदगी जैसे अनासर से बचने के लिए जो है मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक है, थैंक यू फरीहा। मौसम की सूरत हाल हमें फरीहा ने बताई है। मौसम जो है अब शदीद गर्म होता चला जा रहा है, तो अपने आप को इस शिद्दत से महफूज आपने रखना है और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। और अब आज के भाव। मार्केट का रुख करेंगे, हसनैन वहां पर मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे आज सब्जियों की कीमतें क्या हैं। जी हसनैन। सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो उनमें मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया है, जबकि जो सरकारी नरखनामे हैं और ओपन मार्केट में जो फ़रोख्त होने वाली सब्जियां हैं उनमें तजाद देखने में आया है। जैसे कि कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी जो सरकारी नरखनामे हैं उनमें जो कीमत है वो कम है लेकिन वो महंगे दामों में फ़रोख्त हो रही हैं। कुछ कीमतें ऐसी हैं कि जो सरकारी नरखनामे में ज़्यादा कीमत है लेकिन वो ओपन मार्केट में कम दामों में फ़रोख्त हो रही हैं। जैसे कि अगर बात की जाए आलू कच्चा नया की तो सरकारी कीमत जी 22 रुपये है लेकिन ओपन मार्केट में वो 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। प्याज की जो सरकारी कीमत है वो 25 रुपये है, ओपन मार्केट में 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। टमाटर जो है दर्जा अव्वल 72 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर बात की जाए लहसन की तो जो लहसन है जो सरकारी कीमत है 310 है, ओपन मार्केट में 320-330 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। अदरक चाइना की जो कीमत है मुस्तहकम है 145 रुपये है, ओपन मार्केट में 160-170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। खीरा फार्मी 40 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में भी वो 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। मेथी की सरकारी कीमत जी 55 रुपये है, ओपन मार्केट में 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। बैंगन की सरकारी कीमत 53 रुपये है, ओपन मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए शलजम की सरकारी कीमत 28 रुपये है, ओपन मार्केट में 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। सब्ज़ मिर्च की जो सरकारी कीमत है दर्जा अव्वल की 115 रुपये है लेकिन थैंक यू सो मच। हसनैन हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।